अरे अभी तक ऐसे ही बैठी हो? गीतों के साथ जो आपका संबंध है उससे कहीं ना कहीं जो सुनने वाले हैं उनका भाव संसार भी समृद्ध हो रहा है। ये सौभाग्य कहा जा सकता है, संयोग कहा जा सकता है, ईश्वर की कृपा कहा जा सकता है। आप जीवन की जो घटनाएं होती हैं उनमें योजनाबद्ध तरीके से मनुष्य करता है, उसको मानते हैं या मानते हैं कि संयोग या ईश्वर? दोनों है। You should think you are fully in charge of your life, knowing fully well that you are not. कि आपको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, पर यह भी समझना चाहिए कि आपने कर दिया है तो इसका मतलब नहीं कि हो गया है। तो मैं दोनों चीज़ों को मानता हूँ, मैं संयोग को भी मानता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि संयोग जो है वो संयोग से नहीं होता। तो आपका जो कर्म है उसकी बहुत बहुत विशेषता, उसका बहुत महत्व है। तो उससे कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। और आपका दायित्व क्या है? आपको किसी ना किसी तरह से बनाया है ऊपर वाले ने, आपको कोई प्रतिभा दी है, आपको कोई टैलेंट दिया है, वो कुछ भी हो सकता है और उसके साथ न्याय करना बहुत आवश्यक है। आपके अंदर हो सकता है कि फीलिंग हो कि मैं किसी वर्ग विशेष के लिए काम करूं। मेरा एक दोस्त है जो कि बुजुर्गों के लिए काम करता है, उसको लगता है कि बुढ़ापा जो है वो बहुत कष्टदायक होता है। उसने अपना पूरा जीवन बूढ़े लोगों को उनके पुनर्वसन में लगाया है। तो ये अपनी अपनी कॉलिंग होती है, अपनी अपनी आवाज़ है अंदर से, उस आवाज़ को सुनते रहना चाहिए और वही आपका मार्गदर्शन करती है। जैसे आपका एक ट्रांजिशन कहा जाए कैरियर वाइज, और जब आपने पैशन जो आपका है फिल्मों में गीत लिखने का उसकी ओर कदम बढ़ाया, तो वो क्योंकि आप ऑलरेडी इतने व्यस्त थे एड जगत में, तो ये सहज उसका विस्तार था या वो घटना थोड़ी सी? वो सहज विस्तार है, क्योंकि गीत लिखने से पहले मैं कविताएं बहुत लिखता रहा। मेरी कई पुस्तकें कविताओं की प्रकाशित हुई, पर कविताओं से मेरी रोजी रोटी और जीविकोपार्जन नहीं हो रहा था। तो मेरे सामने प्रश्न वो मुँह बाएं खड़ा था कि मैं क्या करूं। तो एडवर्टाइजिंग केम एज अ सरप्राइज टू मी बिकॉज आई वाज डूइंग माय MBA, एंड व्हाइल डूइंग MBA आई रियलाइज दैट समबडी इज गोइंग टू पे मी फॉर राइटिंग, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज एक्चुअली पोएट्स बेचारे जो हैं फाके, उनका तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मुझे एक बहुत एडवर्टाइजिंग ने मेरे को बहुत संभाला है एज अ पोएट, और मुझे बहुत मज़ा है एडवर्टाइजिंग करने में। एक मेरे अंदर शायद कहीं एक बच्चा है जो कि एडवर्टाइजिंग को बहुत प्यार करता है, जिसमें कि फटाफट आप किसी ऐड को सोचते हैं और बहुत जल्दी वो ऐड बाहर आपको दिखाई देता है, आप देखते हैं लोग देख रहे हैं उस ऐड को, एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऑल्सो एडवर्टाइजिंग ने मुझे जो सिखाया है वो मुझे जीवन से जुड़ना और लोगों को समझना बहुत सिखाया है। पहले मेरी माँ मुझे कठिन काव्य का प्रेत कहती थी, क्योंकि मैं इतनी क्लिष्ट भाषा मैं प्रयोग किया करता था अपनी कविताओं में। कहती थी कोई नहीं समझेगा तुम्हारी भाषा जो है, तुम इतनी कठिन से कठिन गुंजलक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हो, कोई समझेगा नहीं। तो वो धीरे धीरे मैंने उससे छुटकारा पाया। मुझे लगा कि जो कविता का जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुँचना है और भाषा को सरल और सहज होना चाहिए। तो सरलता और सहजता के साथ साथ गरिमा भी महत्वपूर्ण है। तो उसके बीच कहीं ना कहीं बैलेंस बिठाने की कोशिश की, जिसे एडवर्टाइजिंग ने मुझे बहुत सिखाया कि जो संप्रेषण है, ये संप्रेषण व्यवसाय है, और संप्रेषित कर पाना अपने भावनाओं को और अपने ख्यालों को, अपने विचारों को, वो एक बहुत बड़ा आर्ट है। और उससे रूबरू मुझे जो है एडवर्टाइजिंग ने किया। 200 से अधिक पुरस्कार आपको एड जगत में अपने कार्यों के लिए मिल चुके हैं। ठंडा मतलब कोका कोला आपने जगत को बताया, और इसके साथ इंडिया राइजिंग वाली जो कैंपेन थी वो भी आपकी। बहुत सारे कैंपेन किए हैं, मतलब वो इतने सारे हैं कि उनकी लिस्ट है, आपको नेट पे आप पढ़ सकते हैं। मैं उस तरफ नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको फिर से साहित्य की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आपके कोई प्रिय कवि ऐसे हैं जिनको आप बार बार पढ़ना पसंद करते हैं? मैं एक्चुअली बार बार कुछ नहीं पढ़ता। मुझे लगता है इतना कुछ है कि एक पर अटक जाना मतलब उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाने जैसा है। और जब आप एक चीज़ पे अटक जाते हैं तो आपकी जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं उससे मुतासिर हो जाते हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उसमें अटक सकते हैं आप, उसकी छाप दिखाई देने लगती है। मुझे सेंस ऑफ मूवमेंट अच्छा लगता है,
मैं हर तरह के लेखकों को पढ़ता रहता हूँ, और एक तरह से बस जिज्ञासा है, और किताब की दुकानों में मुझे छोड़ दीजिए, मैं काफ़ी वक्त बिता सकता हूँ। चाहे वो उर्दू के बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं जो मैं पढ़ता हूँ, आज भी हमारे देश में नहीं, पाकिस्तान में भी इतने अच्छे शायर लोग हैं जो लिख रहे हैं, और मैं कहीं से भी अपने मित्रों से पाकिस्तान से मंगवाता हूँ, पढ़ता हूँ। काफ़ी अच्छे शायर गुजराती में हैं, लोगों को पता नहीं कि वो इतने अच्छे, गुजराती गज़ल बहुत अच्छी एक है, पूरा एक उसकी दुनिया अलग है। और क्लासिकल गज़ल जो हमारे यहाँ हुई है, जो हमारे नामी प्रतिष्ठित मिर्ज़ा गालिब और ज़ौक़ और मीर और ये सब जो शायर हुए हैं वो तो हैं ही। हिंदी कविता जो है, जिसमें कि छायावाद और छायावाद से पहले और खड़ी बोली से पहले की कविता, अवधी ब्रिज भाषा उसकी कविता, उसके बाद की कविता और नई कविता, तो जो भी मिलता है वो सब पढ़ता रहता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति, एक कवि विशेष या कोई लेखक विशेष को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ या बस उन्हीं से मैं प्रभावित हूँ। इवन वर्ल्ड पोइट्री बहुत पढ़ता हूँ, चाहे वो पाब्लो नेरुदा हों या ऑक्टेवियो पाज हों, मतलब हर तरह के, हर लैंग्वेज के थॉट्स को पढ़ते रहना मुझे बहुत सुख देता है। आपके माध्यम से कहीं ना कहीं जो फिल्मी गीतों में सिर्फ एक रिदम ओरिएंटेड सॉन्ग्स आने का प्रचलन बढ़ गया था, वो टूटा है, एक ताज़ी साहित्यिक धारा जैसी फिर प्रवाहित हो रही है। आपने एक कविता जो नेट के माध्यम से सब तक बहुत जल्दी पहुंच गई 26 नवंबर वाली घटना के बाद में, क्या वो आप हमारे दर्शकों तक अपने मुख से पहुंचा सकते हैं? इस बार नहीं, इस बार नहीं, कविता आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो माहौल नहीं है कि मैं आपके दर्शकों को वो कविता सुनाऊं, क्योंकि वो मेरा एक उस वक्त एंग्स्ट था, वो क्षण था कि इस बार नहीं, इस बार वो जब वो छोटी सी बच्ची मेरे पास अपनी खरोंच लेकर आएगी, मैं उसे फू फू कर नहीं बहलाऊंगा, पनपने दूंगा उसकी टीस को। पनपने दूंगा उसकी टीस को मैं जो कह रहा था कि हम लोगों में एक खासकर हम इंडियंस, जब हम लोग एक ऐसे माहौल से आते हैं जहाँ ज़्यादा लोग हैं और कम सुविधाएं हैं, साधन हैं, तो जीवन में आगे बढ़ जाना बस अब हो गया। इनसे हम तो शायद थोड़े कहीं ना कहीं असंवेदनशील हो जाते हैं। हमारे चारों लोग मरते हैं, दुख पाते हैं। मैं जब वेस्ट में आता हूँ, यहाँ पर जीवन के लिए जितना प्रेम है उतना हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा लोगों की है। तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा था कि इस बार अब इन घावों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी सरकार से सवाल करने चाहिए, और ऐसा नहीं कि भाई चलो अब हो गया आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ना हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी असंवेदनशीलता है। तो ये मैं उस कविता में कहना चाह रहा हूँ। पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाएंगे तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाएंगे तारे ज़मीं पर। और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी,
जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। और समय की सीमा को देखते हुए आपका अभी न्यूयॉर्क आगमन हुआ दिल्ली 6 के पूरे दल के साथ में, और इसमें आप के संवादनीय हैं और फिल्म भी कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक सद्भाव की बात है उससे कहीं जुड़ती है। और आपने काले बंदर के सिंबल को एक तरह से प्रयोग में लेते हुए कहा है कि सभी के अंदर वो है। इस फिल्म के बारे में थोड़ा, इस फिल्म से आपके रिश्ते के बारे में और इस फिल्म को लेकर जो इंटरेक्शन राकेश ओम मेहरा जी के साथ आपका हुआ। राकेश मेहरा जब मेरे पास आए थे तो उनके पास एक कहानी लिखी हुई थी उनकी, ये पर मुझे लगा था कि इस कहानी में एक नए पक्ष की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझसे डायलॉग लिखने का आग्रह किया। मुझे लगा कि इसमें कहानी में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, तो हालांकि कहानी उनकी ही है मूलतः, लेकिन मैंने उसको थोड़ा परिवर्तित किया। काले बंदर को पहले एक एक्चुअल काला बंदर होता था इस फिल्म में, तो मैंने कहा कि एक्चुअल काला बंदर नहीं होना चाहिए। काला बंदर जो है वो एक तरह की का मेटाफोर है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो काला बंदर हम सब में है, वो काला बंदर है ही नहीं, वो काला बंदर है हम उसका सृजन खुद करते हैं जब हम जो हैं किसी न किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो काले बंदर का कोई किसी भी रूप में, कोई कहता है तो उसके ऊपर प्रेत चढ़ गया, कोई कहता है ये लोग एक्चुअली अपने मोटिव्स को छुपाने के लिए इस तरह के बंदरों का जन्म करते हैं। ये थॉट प्रोसेस मैंने उसमें डाला था। उसके बाद फिर मैंने उसके संवाद लिखे, और गीत तो आप सुन ही चुके हैं, तरह तरह के गीत हैं। बहुत मुझे पसंद है ये एल्बम। मुझे लगता है ये एल्बम काफ़ी वक्त तक ज़िंदा रहने वाला एल्बम है, और बहुत ही एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा था AR रहमान जी के साथ। इनफैक्ट AR बहुत बिजी रहते थे उन दिनों, उसके बावजूद हम लोग जितना भी वक्त दिल्ली 6 में बिताया, इस फिल्म को के म्यूज़िक को कंप्लीट होने में 2.5 साल का वक्त लगा है, पर मुझे इस पर काफ़ी नाज है, मुझे बहुत खुशी है इस एल्बम से। हमें इस एल्बम को अपनाने की तरफ बढ़ना है, और आपका धन्यवाद करते करते मुझे याद आता है एक बार जब आप गुनगुना रहे थे कोई गीत, तो लता जी ने आपको कहा कि आपको प्लेबैक सिंगर की तरह भी अपने आप को कंसीडर करना चाहिए। कुछ गुनगुना कर आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। मैं आपको इससे ही सुना देता हूँ दिल्ली 6 से। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दे मौला मेरे मौला। क्या बात है। मुझे लगता है कि जब लता जी ऐसी बात कहती हैं तो वो कुछ समझ कर ही कहती हैं, और वैसा ही भाव हम तक भी आता है। आपको लगता है कि कोई ना कोई संगीतकार ये निश्चित रूप से कहेंगे कि आप आने वाले समय में फिल्मों में गाएं। समझ ही ऐसा होता है तो आप मना तो नहीं करेंगे जी? अगर कोई आपसे फिल्मों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी गाने के लिए ठीक है, लेकिन पूरी तरह से गाने के लिए बहुत रियाज करना चाहिए। मैंने बचपन में करता था तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आज गा लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुझे प्रॉपरली उतरना चाहिए। लेखन में ही इतना कुछ करने की ज़रूरत है, तो एक जीवन एक ही चीज़ के लिए कम पड़ जाता है। पर एक तरह से एक्सपेरिमेंट के लिए मैं मना नहीं करूँगा। चलते चलते जब आपका नाम प्रसून रखा गया होगा तो उसके पीछे जो भाव आपकी माताजी या पिताजी का रहा होगा, मुझे लगता है आप उसको सार्थक कर रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया आपके इस सृजनशील यात्रा के बारे में क्या? नहीं, वो बहुत प्रसन्न हैं, और जब जब मैं कोई सार्थक काम करता हूँ, और वही हमेशा यही कहते हैं कि वही बात जो मैं भी बार बार कहता हूँ कि फिल्म जो है उसके माध्यम से बहुत कुछ कहा जा सकता है, और उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। तो बहुत कुछ कहने की जो संभावना है उनको उजागर निरंतर करने वाले प्रसून जोशी हमारे साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। की
जो सर आया, मस्तियाँ पिए